आज हम देखेंगे जड़ों के प्रकार काइंड ऑफ रूट्स। तो जड़ों के प्रकार काइंड ऑफ रूट्स में जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है मूसला जड़ें और दूसरा है अपस्थानिक जड़ें। तो जो मूसला जड़ें होती है टैप रूट, ये मूसला जड़ तंत्र टैप रूट सिस्टम, तो बीज के मूलांकुर से बनी प्राथमिक जड़ व इसकी जो शाखाएं हैं वो मिलकर मूसला जड़ तंत्र बनाती है। अर्थात जो मूसला जड़ तंत्र है वो जो मूलांकुर से मिलकर इनके जो अन्य जो शाखाएं हैं वो मूसला जड़ तंत्र बनाती है। ठीक, प्राथमिक जड़ जिसको मूसला जड़ भी कहते हैं, भूमि में ये गहराई तक जाती है, किंतु इससे निकलने वाली जो पार्श्वी शाखाएं हैं, यानी ये पार्श्व में जैसे ये जड़ है मूलांकुर से निकल रही है, इसकी जो पार्श्व शाखाएं हैं ये क्या करती है, जो पार्श्व शाखाएं हैं अर्थात द्वितीयक ये तथा तृतीयक जो जड़ें हैं वो क्या होता है, अग्रभिसारी क्रम में निकलकर भूमि में तिरछी चली जाती है ये। ठीक है, और भूमि में जो तिरछी जाती है या भूमि में समांतर रहती है मूसला जड़ तंत्र प्रायः ये द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। मूसला जड़ तंत्र पौधे के लिए भूमि से जल तथा खनिज लवण जो है उसका अवशोषण करता है और पौधों को भूमि में जकड़े व थामे रखता है। ठीक, नेक्स्ट दूसरा है अपस्थानिक जड़ तंत्र। जो अपस्थानिक जड़ तंत्र है, आप देखेंगे धान या एक बीजपत्री जो पौधे हैं उसमें रेशेदार जड़ होता है। ठीक है, वो अपस्थानिक जड़ तंत्र होती है कहलाएगा। तो इसमें क्या है, एक बीजपत्री पौधों में भी मूलांकुर ही प्राथमिक मूल को जन्म देता है, परंतु इसकी जो वृद्धि है आगे नहीं होती या शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। इसका जो जड़ है इस प्रकार का, इसका जो स्थान है पहली पतली अपस्थानिक मूलों के एक समूह द्वारा ले लिया जाता है जो तने के आधार से निकलती है। इन्हें रेशेदार मूले भी कहते हैं। ये जड़ें जो है तने के जो गांठ व जो पर्वों में या शाखाओं में या पत्तियों में भी उत्पन्न हो सकती है। अपस्थानिक जो जड़ें भी भूमि में ही गई होती है, परंतु जो आवासीय दशाओं के अनुसार ये भिन्न भिन्न कार्य करती है। या इस प्रकार की जो जड़ है वो अपस्थानिक जड़ें। धान की जो जड़ें हैं बीजपत्री में देखोगे, गेहूं की जो जड़ें हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, समझ पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं जड़ों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। जड़ों के जो रूपांतरण है यानी जो जड़ है अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो जाती है, वो उसके कार्यों के आधार पर, उसके जीवन एक्टिविटी है, लाइफ एक्टिविटीज के आधार पर वो कैसे परिवर्तित होती है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो जड़ों के रूपांतरण है, कुछ पौधों में जड़ें अपने सामान्य कार्यों को छोड़कर जो असामान्य या विशेष कार्य करने लगती है और इन कार्यों को ठीक ढंग से करने के लिए वे भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती है। ठीक है, और भिन्न भिन्न जो रूप धारण कर लेती है, इस प्रकार जो जड़ है वो बदले हुए या जड़ों के ऐसे बदले हुए रूपों को मूल को रूपांतरण या जड़ों का रूपांतरित जड़ कहा जाता है। अर्थात देखो वो अपने कार्यों के साथ अलग अलग रूप में वो परिवर्तित हो जाती है, ये जड़ों का रूपांतरण है, ये मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार की जड़ों जो है वो तीन मुख्य कार्य है। पहला कार्य है, ध्यान सुनेंगे, खाद्य पदार्थ का संचय करना है, और दूसरा कार्य है कायिकी प्रवर्धन, और तीसरा कार्य है 1 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहने के लिए रूपांतरित जड़ें होती है। तो ये रूपांतरित जड़ है वो खाद्य पदार्थ का संचय करना है, उसके बाद दूसरा है कायिकी प्रवर्धन के लिए है, 1 वर्ष से अधिक समय जीवित रहने के लिए है। तो इस प्रकार जड़ है वो रूपांतरित हो जाती है दूसरे रूपों में। तो रूपांतरित जड़ें वो कई प्रकार की होती है, जिसमें हम देखते हैं पहला मूसला जड़ों के रूपांतरण। तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। तो मूसला जड़ें मुख्यतः भोजन संग्रह, फूड स्टोरेज के कारण फूलकर मोटी हो जाती है। अर्थात उसमें जो मूसला जड़ें हैं वो फूड स्टोरेज के कारण यानी उसमें खाद्य पदार्थ संचय के कारण वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है फूल करके। तो एकत्रित भोजन सामग्री पौधे द्वारा प्रयुक्त होती है
इन जड़ों का जो नामकरण इन फूली हुई रचनाओं के आधार पर किया गया है। तो हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाली कई सब्जियां हैं, इनके उदाहरण हैं मूसला जड़ों में के जो 2 कार्य के लिए रूपांतरित होती है ना। तो इसमें पहला कार्य है भोजन के लिए रूपांतरण। तो भोजन के लिए रूपांतरण जो होता है उसमें भोजन के लिए जो रूपांतरण है उसमें पहला है संक्वाकार। तो भोजन के लिए जो रूपांतरण है संक्वाकार है। इसमें आप देखेंगे मूली है, गाजर है, सलजम है। तो मूली और गाजर सलजम है। जैसे पहला में कोनिकल जो होता है संक्वाकार होता है, इसमें जो जड़ है आधार से अग्रस्त भाग तक क्रमशः पतली होती जाती है। इसका आधार भाग सबसे मोटा और अग्र भाग सबसे पतला होता है। उदाहरण के लिए गाजर फूला हुआ भाग मांसल जड़ द्वारा ये बनाया जाता है, ये देखेंगे। तो गाजर जो है वो देखेंगे तो इस प्रकार का ये आधार भाग मोटा और ये धीरे धीरे पतली होती जाती है। उसके बाद तर्कु रूप, गाजर संक्वाकार है। गाजर जो देखेंगे संक्वाकार गाजर आपको दिखाई देगा। इसके बाद जो तर्कु रूप है, तर्कु रूप में आपको मूली दिखाई देगा, गाजर के बाद तर्कु रूप। तो यह जड़ बीच में मोटी और दोनों सिरों की ओर क्रमशः पतली होती जाती है। इसमें ऊपर का पतला भाग बीज या पत्राधार तथा शेष संपूर्ण भाग जड़ होता है। उदाहरण के लिए मूली जो है, आप मूली देखेंगे तो इस प्रकार का होता है। इसके बाद इसमें कुंभी रूप जो होता है, नेविफार्म जो होता है, इस जड़ का जो ऊपरी भाग बहुत अधिक फूला लेकिन अग्रभाग एकदम पतला, और इसका जो ऊपरी फूला हुआ भाग है वो बीज पत्राधार एवं जड़ दोनों के फूलने से बना होता है। उदाहरण के लिए सलजम देखेंगे, चुकंदर देखेंगे, इस प्रकार का और रहता है। ठीक है, तो ये आप मार्केट में भी देख सकते हैं, बाजार जाते होंगे अपने सब्जी खरीदारी करने के लिए तो उसमें देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं श्वसन मूल देखते हैं। श्वसन मूल में क्या होता है इसको अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। श्वसन मूल या मूसला जड़ की द्वितीयक मूलों के में रूपांतरण के फलस्वरूप बनती है जो श्वसन मूल है। ठीक है, ये दलदली स्थानों में उगने वाले जो पौधे में ये पाई जाती है, जो दलदली भूमि है वहां उगने वाले पौधे में पाई जाती है ये। और इसमें क्या है, क्योंकि ऐसे स्थानों में भूमि में वायु की अत्यधिक कमी रहती है। ठीक है, वायु की अत्यधिक कमी रहने के कारण इसी कमी को पूरा करने के लिए इन पौधों की द्वितीयक जो मूलें जो होती है भूमि के बाहर सामान्य स्वभाव के विपरीत निकल आती है। भूमि से बाहर निकला भाग ऊर्ध्वाधर होता है। इसमें अनेक वातरंध्र वो पाए जाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में जो वायुमंडलीय हवा होती है जड़ों में प्रविष्ट करके वायु की कमी को पूर्ण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्वसन मूल जो पाई जाती है दलदली भूमि में, वहाँ वायु की कमी होती है, इसलिए उसके जो जड़ें हैं वो भूमि के ऊपर दलदली भूमि में ऊपर आ जाती है। जैसे ये जड़ें होती है तो इसमें पास जो जड़ें हैं वो भूमि के ऊपर आ जाती है। और इसमें क्षेत्र वातरंध्र होता है जो वायुमंडलीय जो वायु है उसको ग्रहण करती है। मान लीजिए पौधे हैं, है ना, तो इसकी कुछ जड़ें हैं वो भूमि के बाहर आ जाती है, यही वातरंध्र जो वायुमंडल को ये ग्रहण करती है। तो श्वसन मूल में भी रूपांतरित होता है। ठीक, ये जो मूसला जड़ें हैं उसका रूपांतरण अब देखेंगे। अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटियस रूट्स के बारे में देखेंगे। तो अपस्थानिक जड़ें भी रूपांतरित होती है। इनके मुख्य 3 प्रकार होते हैं। तो पहला जो है भोजन संग्रह के लिए, भोजन यानी फॉर फूड स्टोरेज। तो भोजन संग्रह के लिए, भोजन संग्रह के लिए ये पहला है। तो भोजन संग्रह के लिए ये फिर रूपांतरित होता है। तो इसमें पहला है गुच्छ मूल। भोजन संग्रह के लिए पहला है गुच्छ मूल। तो गुच्छ मूल क्या होता है, जब भोजन संग्रहण के कारण जड़ें गुच्छों में फूलकर मोटी हो जाती है। ठीक है, तो इन्हें गुच्छ मूल कहा जाता है। जैसे डहेलिया है, सतावर है, इसमें जो गुच्छ मूलें हैं वो मोटी हो जाती है। तो इस प्रकार से जैसे देखेंगे आप, जो आपकी स्थानिक जड़ें हैं वो प्रकार से ये मोटी हो जाती है। ठीक है,
डहेलिया है, सखावर है, वो मूले जो है वो गुच्छा के रूप में रूपांतरित हो जाती है, तो ये गुच्छ मूल होता है। इसी प्रकार दूसरा है कंदमूल। कंदमूल कैसे होता है? ये भी अपस्थानिक जड़ें जो होती है, तो ये भोजन संग्रहण के कारण कोई भी विशेष आकार ग्रहण नहीं करती। जैसे शकरकंद में ऐसे जड़ें तने के निचले भाग से निकलती है, जैसे टेपियोका और रुएलिया ट्यूबेरोसा में, तो ये इसी प्रकार की जड़ें मिलती है। तीसरा है ग्रंथिल मूल। तो ग्रंथिल मूल में क्या होता है? हल्दी के जड़ है, अग्रभाग फूलकर ऐसी जड़ें ग्रंथिल मूल हो जाती है, अग्रभाग इसका फूल जाता है, तो ये ग्रंथिल जड़ें हैं, ये हल्दी के जड़ों में आप देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चौथा है मणिकामय मूल। मणिकामय मूल में क्या है? अंगूर की कुछ है या कुछ घासों में या दलदली घास जो है उसमें मोतियों की माला के समान फूली और संकुचित फूली दिखाई देती है इनकी जो जड़ें हैं। तो ये डायोस्कोरिया एलाटा भी इसका एक उदाहरण है। तो आप देखेंगे दलदली जो घास है वहाँ पर उनकी जड़ है जो फूल जाती है, ये भी अपनी स्थानीय जड़ें हैं। वल्वित मूल आता है नेक्स्ट, पांचवा वल्वित मूल, ध्यान सुनेंगे। पहला आता है गुच्छ मूल, दूसरा आता है कंद मूल अपनी स्थानिक जड़ के जो रूपांतरण है, तीसरा है ग्रंथिल मूल, है ना, और चौथा है ग्रंथिल मूल में हल्दी के जो उदाहरण है, इसके अग्रभाग फूल जाती है। और मणिकामय मूल है जो दलदली घास है, अंगूर है, उसकी जड़ जो फुली हुई होती है वो अपनी स्थानिक जड़ें होती है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद इसका पांचवा है वल्वित मूल। तो ये वल्वित मूल क्या होता है? कुछ दवा में काम आने वाले जो पौधे होते हैं, जैसे इसका एक उदाहरण है इपिकाक में जड़ें होती है जो प्लेट है रहता है, जो प्लेट है उसके ऊपर एक रखी गई होती है, देखेंगे आप। इसमें क्या है? वल्वित जो मूल होती है, कुछ दवा में काम आने वाले पौधे जैसे इपिकाक में जड़ें ऐसे दिखाई देती है मानो कई प्लेटें एक के ऊपर एक रखी गई होती है, ठीक है, तो ये वल्वित मूल कहलाते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे आधार प्रदान करने के लिए इसका दूसरा है। पहला हम लोग देखिए भोजन प्रदान, अब आधार प्रदान करने के लिए, तो आधार प्रदान करने के लिए पहला है स्तंभ मूल, है ना, प्रॉप रूट आता है। बरगद के पौधे आप देखे होंगे, पेड़ देखे होंगे, उस बरगद के जो पेड़ है उसमें जड़ तो आप मूसलाधार के साथ अन्य जो जड़ें हैं वो भूमिगत रहती देखेंगे, उसके बाद भी शाखाओं से कुछ जड़ें हैं वो नीचे झुलता हुआ दिखाई देता है और धीरे धीरे वो भूमि के में आ जाता है। तो बरगद के पौधों में वायवीय क्षैतिज शाखाओं से कई जड़ें निकलकर लटकती हुई धीरे धीरे भूमि की ओर बढ़कर उसमें प्रविष्ट हो जाती है। भूमि में प्रवेश के बाद ये स्थूलकाय होकर क्या कर लेती है? स्तंभाकार हो जाती है और वृक्ष की डालियों का वजन क्या करते हैं? सीधा रखती है ये खुद। तो आप देखे होंगे कलकत्ता है के वानस्पतिक उद्यान में भारत के सबसे वृद्ध बरगद लगभग 200 वर्ष का है, इसमें करीब 600 स्तंभ मूलें निकली है, ऐसा जानकारी में इसमें बताया गया है। वे इतनी संख्या में है कि मुख्य स्तंभ पहचानना ही कठिन है। अर्थात जो कलकत्ता के जो है वनस्पतिक उद्यान है वहाँ 200 वर्ष पुराना जो बरगद का वृक्ष है उसमें 600 स्तंभ निकले और वो भूमि के स्तर पर वो सहारा प्रदान करती है, लेकिन उसमें ये क्या है? उसका मूल जड़ को पहचानना मुश्किल हो गया है कि ये कौन सा है करके, है ना। इसी में आता है एक है अस्तंभ मूल। कई पौधे जो खासकर एक बीजपत्री पौधे के तने वह दुर्बल होते हैं, क्योंकि द्वितीयक वृद्धि ये क्या कर सकते हैं? द्वितीयक वृद्धि रह सकते हैं। ऐसे पौधों में तने के जो निचले भाग में अनेक मजबूत जो जड़ें हैं वो निकलती है, जो अस्तंभ मूल कहलाती है। गन्ना है, मक्का है, केवड़ा है, इनमें आप देखेंगे गन्ना की जो गांठ है रहता है वहां से अनेक जड़ें जो निकलती है वो अस्तंभ मूल होती है। उसके बाद आता है तीसरा पुष्प मूल। जो पुष्प मूल होता है वो कुछ बड़े पौधे या वृक्षों में पटियेनुमा, है ना, पटियेनुमा जो रचनाएं हैं वो निचले भाग से निकलती है, जो एक वास्तविकता में स्वभावगत आदि जड़ें एवं तने रहते हैं।
ये आधार प्रदान करते, जैसे सेमल के जो प्राण है वो वृक्ष आप देखेंगे उसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे जो जड़ है अपस्थानिक जो जड़ें हैं वो भी रूपांतरित होती है। इसी में चौथा देखेंगे आरोही मूल जो होता है, तो कुछ पौधे में इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो आधार पर आरोह में सहायता पहुंचाती है। ये जड़ें पतली एवं लंबी होती है तथा तने की जो पर्व संधि है उससे निकलती है। जैसे काली मिर्च है, मनी प्लांट है या पोथास जो है, और पान में इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो पाई जाती है। इन पौधे की जो आरोही मूल होती है, तो आरोही मूलों से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसकी सहायता से जड़ें हैं वो आधार से चिपकी रहती है। ऐसा तना चिपक कर ऊपर बढ़ता जाता है। और पांचवा आता है चिपकने वाली जो जड़ें, जैसे वैंडा में जो आधार को कसकर पकड़ने हेतु चिपकने वाली जड़ें उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से अपस्थानिक जड़ें हैं वो कार्यों के आधार पर सहारा, जैसे भोजन संग्रह के लिए, सहारा प्रदान करने के लिए आदि। उसके बाद इसका तीसरा है विशिष्ट कार्य करने के लिए। तो इसको विशिष्ट कार्य करने के लिए जैसे आता है प्रचूषी मूल, परिपाची मूल, जनन मूल, उसको नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ठीक।